ईवीएम का जो प्रयोग, जो राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने मुद्दा बनाया था, एक तरीके से लोकतंत्र का बलात्कार था वो। अगर आप समझे इसको तो लोकतंत्र का बलात्कार था, क्योंकि अब ईवीएम कहाँ गया? अब चुनाव आयोग आ गया है कि चुनाव आयोग के सहयोग से वोट चोरी की जा रही है, कि जिसने लोकतंत्र का बलात्कार किया, आपातकाल लगाया, लोगों को जेल में डाल दिया। लालू जी जो यहाँ के सबसे वरिष्ठ नेता है, अगर आप ध्यान दें, उनकी बेटी का नाम मीसा जो है वो भी उसी आंदोलन की एक तरीके से रूपरेखा में उनका नाम रखा गया। और वो पार्टी अब लोगों के सामने वो वही हाल है कि कालनेमी के रूप में। अभी से कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी का नाम युवाओं के बीच में जो कुछ भी हो, बिल्कुल भले वो नीतीश सरकार के साथ लिया गया है निर्णय क्यों ना हो, लेकिन रोजगार के लिए नाम हो रहा था। पलायन रोकने की बात हो रही थी, नौकरी की बात हो रही थी, क्राइम की बात हो रही थी। एक चीज और भी तो है कि राहुल गांधी ने कभी खुल के मंच से ये नहीं कहा कि बिहार का जो नेतृत्व होगा, जो महागठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगी, अगर महागठबंधन की सरकार बनती तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे। ये भी उन्होंने कभी कहीं खुले तौर पर नहीं कहा है। चाहे वो चेतन आनंद हो, चाहे वो आनंद सिंह हो, चाहे अभी हाल फिलहाल में 3-4 उनके विधायक जो इनके संस्थापक सदस्य में से थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर जदयू का और बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों के वोट गेन करना चाहती है। तो उनकी जो ये यात्रा है उसको कई जगह आप देखेंगे डिबेट में जानकार लोग मुस्लिम जोड़ो यात्रा का भी नाम दे रहे हैं, क्योंकि उनका पॉकेट वही रहा है। खास तौर से वक्फ बिल जो है उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, मुसलमानों का वोट जो पिछली बार जो एक पॉजिटिव वे में जो मिलता था नीतीश जी को, वो शायद इस तरीके से इस बार ना मिले। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। बिहार में 2025 चुनावी साल है और चुनावी साल में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि पक्ष और विपक्ष आड़े हाथों ले रहा है। इसमें अभी सबसे बड़ा मुद्दा है वो राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली देना, जिसको लेकर के बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार की महिलाओं को संबोधित कर रहे थे और वो भावुक भी हो गए थे। अब इन सारी मुद्दों को लेकर के चर्चा ये चल रही है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी बिहार में वोट बचाओ यात्रा लेकर के निकले थे, उनको लोगों का समर्थन मिला था, लेकिन वो अंत आते तक एक छोटी सी गलती के कारण ये पूरा उनका यात्रा फ्लॉप हो गया। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर गौतम कुमार हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। इनसे हम समझेंगे कि क्या वाकई में जो चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा फ्लॉप हो गई है, वो सही में फ्लॉप हो गई या फिर ये एक हवा है। देखिए, पहले एक सीरियल आता था दूरदर्शन पर जसपाल भट्टी जी का, फ्लॉप शो। अच्छा। तो राहुल गांधी जी की यात्रा का वो कॉमेडी शो था। हाँ, बिल्कुल। और अगर राहुल गांधी जी की यात्रा को अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से वो वही कॉमेडी के रूप में भी वो फ्लॉप शो हो गया। अच्छा। और उसमें भी एक कहावत है ना कि एक तो कड़ेला ऊपर से नीम है ना। तो यात्रा का जो समापन जिस तरीके से हुआ है, उससे पहले जो दरभंगा में हुआ, उनकी मां को लेकर जो अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया, उससे उनकी छवि जो है वो और भी ज्यादा खराब हुई। अच्छा। और बिहार में वोट चोरी कोई मुद्दा था ही नहीं। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में पिछली बार भी इन्होंने एक मुद्दा बनाया था ईवीएम का, जो पूर्णतः फ्लॉप रहा था। अब अभी ईवीएम को अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं ईवीएम वो रजिया थी जो गुंडों में फंसी हुई थी। आजकल अगर मैं इसको दूसरे भाषा में कहना चाहता हूँ कि असंसदीय इसको न समझा जाए। बिल्कुल। लोकतंत्र बिहार में जो है, ईवीएम का जो प्रयोग, जो राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने मुद्दा बनाया था, एक तरीके से लोकतंत्र का बलात्कार था वो। अगर आप समझे इसको तो लोकतंत्र का बलात्कार था, क्योंकि अब ईवीएम कहाँ गया? अब चुनाव आयोग आ गया है कि चुनाव आयोग के सहयोग से वोट चोरी की जा रही है। इसका मतलब पिछले 2 लोकसभा चुनावों के दौरान या महाराष्ट्र में या हरियाणा में जो चुनाव हुए, उसमें आपने ईवीएम को जब मुद्दा बनाया था, अब वो ईवीएम का मुद्दा तो गौन हो चुका है। मुद्दा साथ साथ आपने जो सीटें जीती हैं बिहार में चाहे बाकी प्रदेशों में, वो कैसे आपने जीत लिया जब ईवीएम गलत है? और कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि रही है, अगर ध्यान दिया जाए, आपातकाल लगाया गया तो उसका जो विरोध हुआ, बिहार हमेशा से वो एक भूमि रही है जहाँ से आंदोलनों को जन्म दिया गया। तो जो आपातकाल था वो भी तो लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या थी। अब जो पार्टी जिसने लोकतंत्र की हत्या की है, आप वही समझिए कि अगर एक कोई बलात्कारी व्यक्ति है, कल को जेल से छूटने के बाद वो कहे कि मैं बहुत बेहतर चरित्र वाला व्यक्ति हो गया हूँ, अब मुझे जो है महिला सुधार गृह का संचालन करता बना दिया जाए। एक तरीके से आप समझिए तो वही है कि जिसने लोकतंत्र का बलात्कार किया, आपातकाल लगाया, लोगों को जेल में डाल दिया। लालू जी यहाँ
जो यहाँ के सबसे वरिष्ठ नेता है, अगर आप ध्यान दें, उनकी बेटी का नाम मीसा जो है वो भी उसी आंदोलन की एक तरीके से रूपरेखा में उनका नाम रखा गया। और वो पार्टी अब लोगों के सामने वो वही हाल है कि काल नेमी के रूप में, जिसने उदाहरण ये भी कह सकते हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली हाँ, तो आप दूध की रखवाली अगर बिल्ली को देंगे तो क्या होगा। तो और बिहार जो है ना, यहाँ के लोग ऐसे भी काफी सजग है इस मामले में। अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ के लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग अगर पलायन भी करते हैं महानगरों में, तो उनको ये विचार रहता है कि हमारी ग्रामीण जो संपत्ति है उसको देखभाल करने वाला कौन है। और वो इतने सजग है कि अगर वो रहेंगे महानगरों में, लेकिन अपना वोटर आई कार्ड वो जरूर बनवाएंगे अपने गांव का। और वो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उनका वोट कोई चोरी कर ले। बिहार के लोग इस मामले में काफी प्रबुद्ध है, चाहे वो मध्यम आय ग्रुप व्यक्ति हो, चाहे वो एक लोअर क्लास का व्यक्ति हो। भले ही आप दिल्ली जैसे शहरों में देख सकते हैं कि वोट परसेंटेज काफी गिर जाता है, क्योंकि लोग उसको छुट्टी मनाते हैं लगाते हैं। लेकिन बिहार के लोग इसको एक पर्व के रूप में लेते हैं। अगर यहाँ किसी का वोट अगर चोरी होगा तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि हमारे क्षेत्र में जो है जो वोटिंग पैटर्न है वो उसमें बदलाव आया हुआ, और यहाँ का जनता आंदोलन का रूप अख्तियार कर सकती है। एक चीज ये भी तो है सर कि अगर समझे ऐसे इसको कि अगर कांग्रेस को कोई वोट देना चाह रहा है, महागठबंधन की तरफ कोई जा रहा है, तो वो किस मुद्दे पर जाए। यहाँ पे तो सरकार ने सरकार कह रही कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, पेंशन को बढ़ा करके 1100 कर दिया गया, हर किसी के जो राशन है वो मुफ्त में राशन मिल रहा है। तो जब जनता से लोग बातचीत करें तो जनता का क्या फीडबैक आ रहा है इन सब सारी चीजों को लेकर के? ज्यादा दिन नहीं, इस वोट यात्रा से चंद दिनों पहले की बात आप ध्यान देंगे, एक मुद्दा था बिहार में। लोग अगर चाहता, विपक्ष अगर चाहता तो उसको उठा सकता था, और तेजस्वी की लोकप्रियता उस मामले में बढ़ सकती थी। भले ही उनके ऊपर जंगल राज को आरोप लगा है, लेकिन पिछले बीते कुछ दिनों में अगर आपने ध्यान दिया होगा, इस वोट यात्रा से पहले तो बिहार में एक व्यवसायी का मर्डर हो गया था, बालू कारोबारी का। होटल ये हॉस्पिटल में घुसकर सरेआम हत्या कर दी गई पारस जैसे हॉस्पिटल में, आप देखें तो ये मुद्दा बन रहा था। राहुल गांधी इस मुद्दे को लाकर उन्होंने तेजस्वी की, एक तरीके से मैं कहूंगा, उनकी राजनीतिक जो यात्रा है जो उन्होंने साथ साथ उसकी कब्र उन्होंने खोद दी। और क्योंकि बिहार में कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपना एक राष्ट्रीय मुद्दा यहाँ लाने के जो प्रयास किया, उससे यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे काफी प्रभावित होगा। अभी से कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी का नाम युवाओं के बीच में जो कुछ भी हो, बिल्कुल भले वो नीतीश सरकार के साथ लिया गया है निर्णय क्यों न हो, लेकिन रोजगार के लिए नाम हो रहा था। पलायन रोकने की बात हो रही थी, नौकरी की बात हो रही थी, क्राइम की बात हो रही थी। आप पिछले 12-13 दिनों के, आप मुझे इस यात्रा के दौरान मीडिया की जितनी कवरेज है, आप मुझे अगर कहीं आप ये दिखा दे कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले की कहीं बात हो। और आज उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है कि वो डांस कर रहे हैं मरीन ड्राइव पर, और ये जो यात्रा निकली इतनी सुरक्षित रात को, और ये बुलेट पर ये जो चलते हुए दिखाई दे, तो लोग आज भी तुलना करते हैं कि लालू जी कहते थे कि हम सड़कें ऐसी बना देंगे कि हेमा मालिनी की गाल की तरह, जबकि बिहार की सड़कों में गड्ढे होते थे। और आज उसी जगह वो मोटरसाइकिल दौड़ रही है, रात को वो डांस कर रहे हैं। ये जो पारिवारिक माहौल, तो मीडिया ने भी उसको उसी तरीके से उनके सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के पास जो एक पॉजिटिव था, एक अच्छा चीज उनका बन रहा था, उस यात्रा ने उसके साथ साथ उसका भी पटाक्षेप किया। एक दूसरी और चीज है, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों के वोट गेन करना चाहती है। तो उनकी जो ये यात्रा है उसको कई जगह आप देखेंगे डिबेट में जानकार लोग मुस्लिम जोड़ो यात्रा का भी नाम दे रहे हैं, क्योंकि उनका पॉकेट वही रहा है खास तौर से। तो एक तुष्टीकरण की राजनीति उनकी रही है। और अगर कांग्रेस की ओर ये वोट शिफ्ट होगा जरा सा भी, तो आप मान के चलिए कि इसका नुकसान तेजस्वी को ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक चीज और भी तो है कि राहुल गांधी ने कभी खुल के मन से ये नहीं कहा कि बिहार का जो नेतृत्व होगा, जो महागठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगी, अगर महागठबंधन की सरकार बनती तो तेजस्वी यादव सीएम होंगे। ये भी उन्होंने कभी कहीं खुले तौर पे नहीं कहा है। आप इसे एक तरीके से देखें तो यह महागठबंधन के अंदर अविश्वास की जो भावना है, इसका मतलब है उनको पता है कि इस यात्रा से कोई लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर उनको ये पता होता कि यहाँ गठबंधन की सरकार हमारी आनी तय है, तो वो ये दावा से बोल सकते थे पहले भी कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले भी आपने देखा है यूपी में भी जब दो अखिलेश यादव के साथ ये थे, तो वहां भी वो स्पष्ट तौर पर कभी नहीं बोलते थे कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे। क्योंकि उनका हमेशा से ये तर्क रहा है कि जब सरकार तो वो सदन में सदस्य चुनकर आएंगे तो अपना एक नेता चूज करेंगे। तो ये प्रक्रिया तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो है ही, कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जब है ही नहीं तो आप कैसे कहेंगे।
तो आपको क्या ओवरऑल क्या लगता है कि आने वाले जो क्योंकि अब चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं, 2 महीने का लगभग समय बचा है, इस महीने के अंत तक आचार संहिता लागू हो जाएगी, माहौल कैसा है, किसके तरफ वोट शिफ्ट होता दिख रहा है, क्या लग रहा है, समीकरण क्या बन रहा है? मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये एक प्रशांत किशोर को भी इसमें देखना चाहिए। जी मैं ये भी नहीं कहूंगा कि एनडीए के लिए एक केक वॉक है, कांटे की टक्कर है। सही मायने में कहा जाए तो अभी चुनाव का माहौल बना ही नहीं है। अच्छा, है ना, क्योंकि ये यात्रा की वजह से डाइवर्ट काफी कुछ हुआ है और ये यहाँ का मुद्दा था ही नहीं। और जो मुद्दा बनना चाहिए था, जो पेश था, उस बीच में एक लंबा गैप हो गया। पुनः अगर उनको वो मुद्दा बनाना है तो काफी सक्रिय होना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है कि एनडीए के कार्यकर्ता अभी दिख नहीं रहे थे, आप ध्यान दीजिएगा तो उनका शोर नहीं है, क्योंकि वो शोर नहीं, उनके जो कार्यकर्ता है वो क्षेत्रीय स्तर पर जो है ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो दिख नहीं रहे इसलिए काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात है, पिछली बार चिराग पासवान जो थे वो एनडीए से अलग हक के चुनाव लड़े थे, तो नीतीश कुमार जो थे उनके वोटों को डैमेज करने में कहीं ना कहीं उनका योगदान रहा है। अगर आप पूर्ण रूप से अगर ध्यान देंगे कि नीतीश के कोर वोटर क्या है, तो आबादी के हिसाब से जो जातिगत संरचना है वो उनका वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि वो जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसका प्रतिशत यहाँ बहुत कम है। लेकिन वो ओवरऑल अगर आप देखें दलित और महादलित जो वोट, और खास करके उसमें भी बियॉन्ड द कास्ट अगर आप ध्यान दें तो उनके पास महिलाओं का एक ऐसा वोट बैंक है जिसने पिछली बार उनकी प्रतिष्ठा बचा ली थी और वो वोट बैंक अभी भी सशक्त है। सर एक चीज और बताएंगे, साइलेंट कुछ ऐसे भी ये चीजें कि जब हम फील्ड में जाते हैं तो कुछ मुसलमान ये भी कहते हैं कि लालू राज में था क्या, लालू राज में बस खाली मुसलमान का जिक्र होता था। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने मुसलमानों का जो कब्रिस्तान था उसकी घेराबंदी शुरू की, इस तरह तमाम जो मुद्दे हैं वो भी मुसलमान कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान का जो वोट बैंक है उसमें भी नीतीश कुमार की सिंध मारी है पिछली बार के मुकाबले, लेकिन थोड़ा अंतर है इस बार। क्यों? वक्फ बिल जो है उसका थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, मुसलमानों का वोट जो पिछली बार जो एक पॉजिटिव वे में जो मिलता था नीतीश जी को, वो शायद इस तरीके से इस बार ना मिले। लेकिन तब भी एक बहुत बड़ा वर्ग है मुसलमानों का जिनको शिक्षा मिली, रोजगार मिला, अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का लाभ मिला है, सड़कें बनी है, सीमांचल के इलाके तक विकास पहुंचा है। बिल्कुल। तो वो एक वर्ग है अभी भी जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। मैं शुरू से ये बात कहता रहा हूं कि नीतीश जी की अपनी आबादी के हिसाब से कोई वोट बैंक नहीं है। उनका जो वर्ग है वो विकास का समर्थक वर्ग रहा है, डाइवर्सिफाइड रहा है। और इस बार क्या है कि जो चुनाव की जो संरचना बनी है, तो इस बार ये निश्चिंत है कि महादलित और दलित का जो वोट बैंक है वो मोटे तौर पर इस बार है उनके साथ, वो दिख रहा है। और जो ये घोषणाएं की गई उसके बाद हाल फिलहाल में जो 125 यूनिट बिजली फ्री करने के बाद, और ये जो पेंशन योजना की जीविका वाली जो बातचीत चल रही है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा उसकी वजह से। और प्रशांत किशोर जैसा आपने उनका जिक्र किया, मेरा ये मानना है उनके लिए इस बार ये लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल। उनको सीट जीतने से ज्यादा मुझे लगता है उनका विश्वास है कि उनका प्रेजेंस क्या दिखे, है ना। अगर एक अच्छा 2 या 3% से ऊपर का उनका वोट बैंक अगर क्रिएट हो जाता है तो अगली बार होने वाले जो भी यहाँ चुनाव होंगे उसमें वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में दिखेंगे। इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, अंत में आप समराइज करके ये बता दीजिए कि क्या परिदृश्य दिख रहा है चुनाव में, बिहार के चुनाव में। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कठिन तो होगा, कांटे का मुकाबला होगा। पिछले बार भी वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, इसलिए थोड़ा सा कहना कि पिछले बार के मुकाबले थोड़ा कठिन है। लेकिन सरकार एनडीए की ही बनेगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी भी मैं 8 से 10 सीटें ऐसे देख रहा हूँ जो अभी राजद के पास है। और हाल फिलहाल के घटनाक्रम से अगर आप देखें, अगर जोड़ कर देखा जाए, चाहे वो चेतन आनंद हो, चाहे वो आनंद सिंह हो, चाहे अभी हाल फिलहाल में 3-4 उनके विधायक जो इनके संस्थापक सदस्य में से थे, उन्होंने पार्टी छोड़कर जदयू का और बीजेपी का दामन थामा है। तो उन्हीं सीटों में से ये कुछ सीटें कुछ कम भी हो रही हैं। तो खैर, इस वीडियो में आपने सुना कि हमने आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी कि कैसे राहुल गांधी की ये यात्रा फ्लॉप हो गई या हिट हो गई। इसके बारे में आप खुद एनालाइज करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारा विश्लेषण कैसा लगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इसके साथ ही देश दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।